एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहां एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान था। सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, इस मर्तबान में क्या है? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत में से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अब तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उनके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब बीरबल बगीचे में एक आम के पेड़ के नीचे पहुंचे। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, ये आपको कल पता चलेगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा कि अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थीं। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई है। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देख अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। सीखा, किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है। हर रोज की तरह एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम दिन में अपनी पत्नी का हाथ एक या दो बार तो अवश्य ही पकड़ते होगे। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी पत्नी की कलाई में कितनी चूड़ियां हैं? यह सुनकर बीरबल असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कभी पत्नी के हाथ की चूड़ियों की गिनती नहीं की थी। कुछ देर तक विचार करने के बाद बीरबल बोले, जहांपना, मेरे हाथ का तो पत्नी के हाथों से दिन में एक आध बार स्पर्श होता है, लेकिन आपका हाथ तो मूंछ पर दिन भर में 10 या 5 बार अवश्य लगता है। भला आप ही बताएं कि आपकी मूंछ में कितने बाल हैं? बादशाह ने बात काटने की गरज से कहा, मूंछ के बाल की गणना कठिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को गिनना संभव है। जहांपना, स्त्रियां अपनी पसंद के अनुसार कम अथवा ज्यादा चूड़ियां पहनती हैं। आठ निश्चित तादाद गणना किए बिना बतलाना असंभव है। बीरबल मुस्कराए, फिर आगे बोले, अच्छा, आप जनान खाने में तो रोज जाते हैं। ऊपर पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियां चढ़नी पड़ती होंगी। क्या आप बता सकते हैं कि उस जीने में कितनी सीढ़ियां हैं? यह सुनकर बादशाह बोले, कभी उनकी गिनती करने का अवसर ही नहीं मिला। तब बीरबल बोले, जहांपना, सीढ़ियां अटल हैं, बढ़ाई या घटाई नहीं जा सकती। इस पर भी आप निश्चित संख्या नहीं बता पाए तो चूड़ियों की तादाद ठीक ठीक कैसे बताई जा सकती है? यदि सीढ़ियां गिनी जा सकती तो चूड़ियां न गिनने के दोषी हम थे, किंतु जब चूड़ियों का गिना जाना संभव नहीं था तो वे कैसे गिनी जाती?
उनकी संख्या कैसे बताई जा सकती है? यह बात सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। एक काजी की काफी शिकायत मिलने पर बीरबल ने अकबर बादशाह तक जनता की शिकायतें पहुंचा दी। बादशाह ने काजी को बुलाकर उसकी शिकायतों के बारे में उससे स्पष्टीकरण मांगा। स्पष्टीकरण न दे पाने के कारण उसे पद से हटा दिया। काजी की इस बात की जानकारी बीरबल से ईर्ष्या करने वालों से मिले बगैर न रही कि यह सब बीरबल के प्रपंच जाल फैलाने से हुआ है। काजी ने प्रतिज्ञा की कि वह बीरबल को अपने प्रपंच जाल से मौत के घाट उतार कर रहेगा। अपना पद गंवाने के बाद काजी ने बहुरूप धारण करने वालों की संगति पकड़ी। खूब लगन से बहुरूप धारण करने की कला सीखी। फिर दिल्ली लौटकर अपनी कला का प्रदर्शन लोगों के सामने करने लगा। प्रशंसा मिलने लगी। जैसी कि उम्मीद थी बादशाह तक उसकी तारीफ पहुंची। बहुरूप धरे काजी को बादशाह ने दरबार में बुलाया और उससे अपने बहुरूप की कला दिखाने को कहा। उसने वेश बदल रखा था। आठ ना तो बादशाह उसे पहचान सके, ना ही बीरबल या अन्य दरबारी। काजी बहुरूपिया ने कहा, मैं सिंह का बहुरूप दिखाऊंगा। आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सिंह शिकार कर रहा हो, पर इसके लिए आपको मेरे सिर एक खून माफ करना पड़ेगा। माफ किया, बादशाह ने बिना सोचे समझे वचन दे डाला। और मैं आग्रह करूंगा कि मेरे कल के प्रदर्शन के अवसर पर गुनी बीरबल जी भी जरूर उपस्थित रहें। ऐसा ही होगा, बादशाह बोले। दोनों बातें तय करने के उपरांत तैयारी करने के लिए बहुरूपिया चला गया। उसके जाने के बाद बीरबल ने उसकी दोनों शर्तों पर गौर किया। पहली शर्त थी उसके सिर एक खून माफ करने की, दूसरी उनके अर्थात बीरबल के वहां रहने की। बुद्धिमान बीरबल के मस्तिष्क में खतरे की घंटी बज उठी। अगले दिन जब वे दरबार में आए तो पूरी तैयारी के साथ आए। बहुरूपिया शेर का रूप बनाए गुर्राता दहाड़ता दरबार में हाजिर हुआ। उसका यह रूप इतना सजीव था कि कई दरबारी सचमुच सहम उठे। उसने उछलना, कूदना, झपटना और शिकार की घात लगाने का स्वांग करते करते अचानक तेज छलांग मारी और बीरबल को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों की चीखें निकल गईं, कलेजे दहल गए। बिल्कुल ऐसा लगा था जैसे बीरबल को अपना शिकार मानकर वह उन्हें चीर फाड़ डालेगा। पर बीरबल तो पूरी तैयारी से आए थे। उन्होंने नीचे कवच पहन रखा था। हाथ जख्मी जरा भी न हुए, सिर्फ शेर के पंजे से कपड़े फटकर रह गए। साथ ही अपना बचाव करते समय बीरबल ने उसे नशे के द्रव्य में बुझी ऐसी सुई चुभो दी थी कि वह उछाल मारकर दूर गिरा और काफी देर के लिए बेहोश हो गया। बादशाह और दरबारियों की जान सूख गई थी जब बहुरूपी सिंह ने बीरबल को अपने झपेटे में लिया था। बादशाह लपककर बीरबल तक पहुंचे। कुशलक्षेम पूछते हुए बीरबल को जनान खाने में ले गए। बीरबल सकुशल थे। आठ बादशाह की चिंता मिटी। बीरबल ने बताया कि वह उसी समय सतर्क हो गए थे जब उसने कल एक खून की माफी और मेरी दरबार में उपस्थिति की शर्त रखी थी। यह भी कहा कि उसने जानबूझकर मुझे जान से मार देने के लिए हमला किया था। उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए। बादशाह ने राय जाहिर की। इससे आपके न्याय की बदनामी होगी। अगर वह मुझे मार भी देता तो भी आपको उसे फांसी चढ़ाने का हक नहीं पहुंचता था, क्योंकि उसने एक खून, दूसरे शब्दों में मेरा खून माफ करा लिया था। फिर जहर से जहर की काट की जानी चाहिए। बीरबल बोले, किसी को साबित ही न होने दीजिए कि उसने मुझ पर जानलेवा हमला किया था। स्वांग भरने की कला की प्रशंसा कीजिए, इनाम दीजिए। इससे क्या होगा? लोग आपके इंसाफ और कला प्रेम की वाहवाह कर उठेंगे। फिर उसके सामने अगले दिन एक स्वांग और करने का हुक्म दीजिए। उससे कहिए वह सती का स्वांग करे। सती का स्वांग करते हुए जलती आग की चिता में बैठे। बादशाह को युक्ति पसंद आई। दरबार में जाकर वही किया और कहा जो बीरबल से तय हुआ था। इनाम पाकर जहां बहुरूपिया बहुत खुश हुआ, वहीं सती के स्वांग के नाम पर उसकी जान सूखने लगी। बादशाह का हुक्म टाले तो कैसे टाले? मजबूरन उसे अगले दिन सती के स्वांग के लिए आना पड़ा।
जलती चिता में सती बनकर जलने का उसने वह सजीव अभिनय किया कि हर तरफ से वाह वाह की आवाजें आने लगीं। बीरबल ने कुछ सेवकों, कुछ हकीम वैद्यों को तैयार कर रखा था। वह उदार और दयालु स्वभाव के इंसान थे। उनके साथ कोई बैर करे तो वे प्यार से पेश आते थे। बहुरूपिया चिता में बैठा तो आग की लपटों में झुलसने से हाथ पांव मारने, चीखने और चिल्लाने लगा। बीरबल के इशारे पर सेवक दौड़े उसे बचाया। वैद्य हकीम उसके इलाज में जुट गए। कुछ दिनों के इलाज के बाद वह ठीक हो गया। उसे जब मालूम हुआ कि बीरबल ने ही उसको बचाने का प्रबंध पहले से कर रखा था, तो अपने कपटपूर्ण व्यवहार पर बहुत पछताया। बीरबल के पैरों पर गिरकर माफी मांगी, अपने असली रूप का प्रदर्शन कर बादशाह से भी क्षमा मांगी। बीरबल के कहने पर बादशाह ने उसे माफ कर दिया। एक बार एक मशहूर व्यापारी के यहाँ बहुत सा धन चोरी हो गया। उस व्यापारी ने इसकी रिपोर्ट राज्य के अधिकारियों को दी। काफी जांच पड़ताल के बाद भी चोर नहीं पकड़ा जा सका। चोर व्यापारी के घर से सभी बेशकीमती चीजें उठा ले गए थे। उसके पास बर्तनों और साधारण वस्त्रों के अलावा कुछ भी बाकी नहीं बचा था। उसका लगभग दिवाला ही निकल गया था। इतने बड़े पूंजीपति की ऐसी दुर्दशा देख बादशाह बड़े चिंतित हुए। बादशाह ने इस चोरी का पता लगवाने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से सारा हाल कहकर चोर को माल समेत बरामद करने का आदेश दिया। बीरबल ने बादशाह की आज्ञा का पालन किया। उसने उस व्यापारी को बुलवाया जिसका माल चोरी हो गया था। इसके पश्चात उससे पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? यदि किसी पर शक हो तो स्पष्ट बता दो। घबराओ नहीं, तुम्हारी सब संपदा मिल जाएगी। व्यापारी को बीरबल की बातों से बहुत ढाढ़स बंधा। बादशाह भी उस समय वहां मौजूद थे। व्यापारी ने उत्तर दिया, हुजूर, मेरा यह अनुमान है कि नौकरों ने ही मिलकर यह काम किया है, क्योंकि बाहरी आदमी को इतनी वाकफियत नहीं हो सकती। किंतु यह भी सत्य है कि मैंने किसी को अपनी आंखों से ऐसा करते नहीं देखा। इसलिए मैं किसी दोषी नौकर का नाम बता पाने में असमर्थ हूँ। बीरबल ने सिपाही भेजकर व्यापारी के सभी नौकरों को बुलवाया। जब सभी नौकर आ गए तो बीरबल ने समान आकार की बहुत सी लकड़ी की पट्टी मंगवाई। उन पर कोई मंत्र पढ़ने का ढोंग करके एक एक लकड़ी प्रत्येक नौकर को दे दी और कहा, आज रात को ये लकड़ियां तुम लोग अपने अपने पास रखो। कल सुबह लाकर मुझको दिखाना। जो कोई चोर होगा या उसकी मदद से चोरी हुई होगी, उसके पास की लकड़ी आधी इंच बढ़ जाएगी। बीरबल के हुक्म से राज्य कर्मचारियों ने व्यापारी के नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा और उनकी देखरेख के लिए चपरासी नियुक्त कर दिए गए। उन नौकरों में जो नौकर वास्तव में चोर था, ने अपने मन में सोचा कि यह लकड़ी बाद में आधा इंच बढ़ जाएगी, तो मैं पहले ही क्यों न इसको आधा इंच काट दूं ताकि बढ़ने पर यह पूरी ही रहे। इस तरह मेरी लकड़ी सबके बराबर रहेगी। इस प्रकार दीवान बीरबल मुझे नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा सोचकर उसने फौरन अपनी लकड़ी को आधा इंच छोटी कर दिया। यही तो बीरबल की चाल थी। क्या कभी लकड़ी रात भर में अपने आप बढ़ सकती है? दूसरे दिन सुबह बादशाह और बीरबल उस जगह पर गए जहां नौकर रखे गए थे। उनके साथ वह व्यापारी भी था। बीरबल ने सबकी लकड़ियों को देखा। जब असल चोर की लकड़ी देखी तो वह आधा इंच औरों से छोटी निकली। बीरबल समझ गए कि अवश्य ही इसने चोरी की है। बीरबल ने एकांत में ले जाकर उसे छोड़ देने का वायदा करके सब असलियत जान ली। जब चोर ने धन छिपाए जाने का स्थान बताने में आनाकानी की तो उन्होंने नौकर को पीटने का हुक्म दिया। मार खाने के डर से चोर ने सब बातें कबूल कर लीं और जहां जो चीजें छिपाई थीं, वह जगह बता दी। बाद में बीरबल ने सब धनमाल लेने के लिए व्यापारी को हुक्म दिया। व्यापारी का जो कुछ माल चोरी हो गया था, वह सब मिल गया। वह बहुत खुश हुआ। बादशाह सब कुछ देख रहे थे। वे बीरबल की बुद्धिमानी से बड़े प्रसन्न हुए।
व्यापारी बीरबल के चरणों में गिरकर बोला, आज यदि आपकी कृपा न होती तो यह सब मेरी खोई चीज नहीं मिलती। इसका परिणाम यह होता कि मैं आत्महत्या कर लेता। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया और उसका सारा सामान उसे सौंप दिया। नौकर को राज्य के कानून के अनुसार दंड का आदेश दे दिया गया। शब्बो नामक एक हिजड़ा बादशाह अकबर का मुंह लगा सेवक था, मगर वह बीरबल से बहुत चिढ़ता था। जब भी मौका मिलता बादशाह से उसकी बुराई करता। एक दिन वह बादशाह से बोला, जहांपनाह, आपने बेकार में ही बीरबल को अपने दरबार में रखा हुआ है। वह बड़ा हाजिर जवाब है, बादशाह बोले। शब्बो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, अगर वह हाजिर जवाब है तो मेरे 3 सवालों का जवाब दे दे तब जानूं। क्या सवाल हैं तुम्हारे? बादशाह ने पूछा। पहला सवाल, पृथ्वी का बीज कहाँ है? दूसरा सवाल, तारों की संख्या क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया भर में कितने मर्द, औरत और बच्चे हैं? ठीक है, कल जब दरबार लगे तो तुम वहां आना, हम तुम्हें बीरबल से सवाल पूछने की इजाजत देंगे। दूसरे दिन ठीक समय पर दरबार लगा। आधे दिन के बाद जब दरबार का काम निपट गया तो बादशाह ने शब्बो हिजड़े को दरबार में तलब किया और बीरबल को बताया कि यह तुमसे 3 सवाल पूछना चाहता है। बीरबल ने शब्बो की तरफ देखा तो उसने अपने सवाल दोहरा दिए। बीरबल भला कहाँ चूकने वाले थे। बीरबल ने 2-4 पाव इधर उधर रखकर एक स्थान पर उंगली टेक दी और कहा, पृथ्वी का बीज इस जगह पर है, जो न माने वह नाप ले। तत्पश्चात बीरबल एक भेड़ को पकड़ लाए और उसे बादशाह के सामने खड़ा करके कहा, जहांपनाह, इसके शरीर में जितने बाल हैं उतने ही आकाश में तारे हैं। तीसरे सवाल का जवाब देते समय बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मर्द और औरतों का हिसाब इन हिजड़ों ने बिगाड़ रखा है। ये न मर्द हैं और न औरत, यदि आप इन सबको मरवा डालें तो ठीक ठीक हिसाब लग जाएगा। यह सुनते ही हिजड़ा शब्बो वहां से खिसक लिया। बादशाह अकबर और बीरबल ठहाका लगाकर हंस पड़े। अकबर ने अपनी तीमारदारी के लिए एक नया नौकर रखा। नौकर को उन्होंने कहा कि वह अपने ढंग से समझे कि उन्हें किस वक्त किस चीज की जरूरत होती है और उनके किस कथन का क्या अर्थ होता है। नौकरी पाने के बाद उनका यह नया नौकर सुलेमान बहुत खुश हुआ, मगर उसकी खुशी थोड़ी देर में ही समाप्त हो गई, क्योंकि महल के नौकरों से उसे मालूम हुआ कि बादशाह अपने तीमारदार में इतनी खूबियां चाहते हैं कि एक आदमी में उतनी खूबियां हो यह संभव ही नहीं है। जैसे बादशाह जब बिस्तर से उतरते हैं तो उनका तीमारदार उनकी चप्पलें उनके पाँव के पास बिना मांगे ही रखता है। बादशाह जब दरबार के लिए तैयार होते हैं तो कौन से अचकन के साथ कौन सी जूती पहनेंगे यह समझ लेना तीमारदार का काम होता है। बादशाह इन चीजों के लिए अपनी पसंद कभी नहीं बताते, मगर तीमारदार को यदि उनकी पसंद समझने में कोई भूल हुई तो समझ लीजिए कि उसकी खैर नहीं। सुलेमान इन जानकारियों से खासा परेशान हुआ। वह जरूरतमंद था। परिवार के भरण पोषण के लिए उसे नौकरी की जरूरत थी, मगर बादशाह की तीमारदारी के काम में उसे जो जोखिमें बताई गई थीं, उससे उसका आत्मविश्वास डगमगा गया था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बादशाह का तीमारदार बने रहने के लिए उसने अकबर के हर रंगढंग को बारीकी से समझना शुरू कर दिया। इस तरह 2 दिनों में ही उसे यह बात समझ में आ गई कि कब बादशाह पानी चाहते हैं और कब उन्हें शरबत देना है, किस समय बादशाह की जूती उतारनी है और किस समय पहनने को चप्पल देनी है। इस तरह उसका खोया आत्मविश्वास वापस आने लगा। अभी उसे बादशाह की तीमारदारी में लगे 3-4 दिन ही बीते थे कि एक सुबह बादशाह ने जगते ही सुलेमान से कहा, बुला लाओ। सुलेमान बादशाह का आदेश सुनने के बाद कमरे से बाहर चला गया। कमरे के बाहर पहुंचने के बाद वह परेशान हाल इधर उधर चहलकदमी करने लगा। बार बार उसके मन में सवाल उठता, किसे बुलाकर लाऊं।
न जाने बादशाह ने किसे बुलाकर लाने को कहा है। वह इसी उधेड़बुन में लगा था कि बादशाह से मिलने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ बीरबल वहां पहुंचा। सुलेमान पर उसकी नजर पड़ी। बीरबल ने सुलेमान की हालत देखी तो उसे यह जानने की उत्सुकता हुई कि बादशाह का यह खास तीमारदार यूं परेशान सा क्यों है। इसलिए उसने सुलेमान से पूछा, क्या बात है सुलेमान, यह सुबह सुबह तुम्हारे चेहरे पर मुर्दनी सी क्यों छाई हुई है। सुलेमान ने बीरबल को अपनी परेशानी बताई। हुजूर, सुबह जब मैं बादशाह के पास उनकी तीमारदारी के लिए गया तो बादशाह ने मुझे कहा, बुला लाओ, मुझे सिर्फ तीमारदारी की इजाजत है, मैं बादशाह से सवाल नहीं कर सकता। इसलिए मैं आदेश सुनकर बादशाह के कमरे से तो बाहर निकल आया, मगर समझ में नहीं आया कि बादशाह ने मुझे किसे बुलाकर लाने को कहा है। अब तो जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे मेरे दिल की रफ्तार बढ़ रही है। लग रहा है कि मेरी नौकरी अब बचने वाली नहीं। रुआसासा सुलेमान कुछ और बोलता, उससे पहले ही बीरबल ने उसे टोक दिया। अरे कोई बात नहीं है, जाओ जाकर हजामत बनाने वाले को बुलाकर ले आओ। बीरबल की बात सुनकर सुलेमान बीरबल की ओर संशय भरी निगाह से देखने लगा, मानो पूछ रहा हो कि कहीं कोई गलती हो गई तो। बीरबल ने उसके संशय को समझते हुए कहा, जो कह रहा हूं करो। सुलेमान, बादशाह तुम पर खुश भी होंगे और इनाम भी देंगे। सुलेमान ने हज्जाम को बुला लिया और उसे बादशाह के कक्ष में छोड़ आया। हज्जाम ने बादशाह की हजामत बनाई। अकबर तैयार हुए। सुलेमान बीरबल के आने की खबर देते हुए बादशाह के पाँव में जूती डालने लगा। अकबर ने सुलेमान से पूछा, मैंने तो तुम्हें बुला लाओ भर कहा था, तुमने कैसे जाना कि हज्जाम को बुलाकर लाना है। बादशाह का सवाल सुनकर सुलेमान ने उन्हें सच सच बता दिया कि बादशाह के अधूरे आदेश से वह किस तरह उलझन में आ गया था और फिर बीरबल ने कैसे उसकी समस्या का निदान किया। अकबर सुलेमान के सच बोलने से बहुत खुश हुए और उसे इनाम देकर बीरबल को कमरे में भेज देने को कहा। इसके बाद अकबर ने कभी भी सुलेमान को अधूरे आदेश नहीं दिए। बादशाह अकबर और बीरबल में प्रायः नोकझोंक हुआ करती थी, लेकिन एक दिन उन दोनों के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया और बीरबल रूठकर कहीं चले गए। बीरबल के चले जाने के बाद अकबर बादशाह ने उसकी जगह अपने साले को नियुक्त कर दिया। यह बात यद्यपि अकबर बादशाह को नापसंद थी, परंतु बेगम को खुश करने के लिए उन्हें ऐसा करना पड़ा। अकबर बादशाह ने अपने साले की बुद्धि परीक्षा लेने की सोची। वे नए दीवान को साथ लेकर पीर साहब की दरगाह पर गए। लौटते समय उन्होंने धूल में हाथी का एक पदचिन्ह देखा। अकबर ने दीवान को हुक्म दिया कि 3 दिन तक इस चिन्ह की स्वयं रक्षा करो। अकबर अपने महल चले गए और नया दीवान हाथी के पद चिन्ह का पहरा देने लगा। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। दूसरे दिन भी उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला। इस प्रकार 3 दिन तक लगातार भूखे रहने और जागने से दीवान बहुत कमजोर हो गया। चौथे दिन उसने अकबर बादशाह के पास जाकर उस चिन्ह की रक्षा करने का सविस्तार वर्णन सुनाया, जिसे सुनते ही अकबर बादशाह ने उसकी बुद्धि की थाह पाली। इसी बीच बादशाह पास के गांव में छिपकर रह रहे बीरबल को मनाकर ले आए। नए वजीर ने दीवानी छोड़ दी और बीरबल पुनः दीवान बना दिए गए। अब अकबर ने उस पदचिन्ह की निगरानी का जिम्मा बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने हाथी के उस पैर के बीच एक खूंटी गड़वा दी और 100 मीटर रस्सी लेकर चारों दिशाएं नापने लगे। लोगों ने पूछा तो वे बोले कि इस जगह की हिफाजत करना है, इसलिए 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी मकान तोड़े जाएंगे। लोग घबरा गए। उन्होंने कुछ ले देकर मामला निपटाने का आग्रह किया। बीरबल मान गए और इस प्रकार 1 लाख रुपया इकट्ठा कर रस्सी समेत चल दिए। दरबार में पहुंचने पर अकबर ने पूछा तो बीरबल ने 1 लाख की थैली आगे रखकर कहा, मैंने वो पदचिन्ह 1 लाख रुपए में बेच दिया।
बादशाह ने पूछा, कैसे? तब बीरबल ने उन्हें पूरी बात बता दी। देखा आपने, बीरबल ने कुछ ही घंटों में 1 लाख बना लिए और आप 3 दिन तक वहां झक मारते रहे। बादशाह के साले का सिर झुक गया। एक वृद्ध सज्जन किसी आवश्यक कार्य से नगर के बाहर जा रहे थे। उनके साथ घर के अन्य सदस्य भी थे। उन्होंने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मेहनत करके 1000 अशर्फियां जमा की थीं। घर छोड़ने के पूर्व उनके सामने इन अशर्फियों की समस्या उपस्थित हुई। उनके चले जाने के बाद घर बिल्कुल अकेला हो जाता, इसलिए उन अशर्फियों को वहां रख छोड़ना उन्होंने उचित नहीं समझा। परदेश में नकदी साथ लेकर जाने में जान का जोखिम था। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने एक युवक मित्र के यहाँ अशर्फियां रखने का निश्चय किया। उन्होंने उस मित्र के पास जाकर उससे निवेदन किया। मित्र ने उनकी बहुत आवभगत की तथा अपनी ईमानदारी की छोटी छोटी कहानियां भी सुनाई। कहने का मतलब यह कि वृद्ध सज्जन के समक्ष स्वयं को विश्वासपात्र बनाने की दृष्टि से युवक मित्र से जो कुछ भी करते बना उसने किया। वृद्ध सज्जन तो यह चाहते ही थे कि वह अपने पास उनकी अशर्फियां रख ले ताकि उन्हें कोई फिक्र न रहे। वे अशर्फियां युवक मित्र के सुपुर्द करके चले गए। कुछ दिनों बाद जब वे बाहर से लौटे तो मित्र के यहाँ अशर्फियां वापस लेने गए। इस पर युवक मित्र ने साफ इनकार कर दिया और भौहें चढ़ाकर कहा, तुम जैसे दरिद्र के पास अशर्फियां कहाँ से आईं? बूढ़े ने पहले तो यही सोचा कि मित्र मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसका रंगढंग कुछ और देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि वह अशर्फियां हड़प लेना चाहता है। तब बूढ़े ने बहुत ही गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की, देखो मेरे पास सिवा उन अशर्फियों के और कुछ भी नहीं है। मैं तो दर दर का भिखारी बन जाऊंगा। आप भले आदमी हैं, मेरी परेशानी में काम आए हैं, फिर आपको ऐसी बात शोभा नहीं देती। बूढ़े के इन वाक्यों से चिढ़कर युवक ने उसे धक्का देकर 2-4 भली बुरी बातें सुनाकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। बेचारा बूढ़ा रोता हुआ अपने घर आ गया और पास पड़ोस के लोगों से इस बात की चर्चा की, परंतु कोई भी इस परेशानी में उसकी किसी भी प्रकार की मदद नहीं कर सका। अंत में हालात से लाचार होकर उसने अकबर बादशाह के दरबार में फरियाद की। अकबर बादशाह ने इस मामले का भार बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने पहले तो बूढ़े की बात सुनी और फिर उसके युवक मित्र की। दोनों पक्षों के बयान लेकर बीरबल ने वृद्ध सज्जन से पूछा, जिस वक्त तुमने अशर्फियां अपने मित्र को दी थीं, क्या उस वक्त वहां कोई मौजूद था? मैं था और मेरा यह मित्र था। हाँ, उस स्थान पर एक आम का पेड़ भी था जिसकी जड़ पर हम दोनों बैठे थे। इसके अलावा तीसरा कोई नहीं था, वृद्ध सज्जन ने दुखी मन से कहा। बीरबल ने कहा, तब तो तुम्हें उस पेड़ के पास जाकर उससे सारा हाल कहना चाहिए तथा अपनी गवाही में उसे यहाँ लाना चाहिए। यदि पेड़ तुम्हारे कहने से न आए तो मेरा नाम लेकर कहना। यदि इतने पर भी न आए तो अकबर बादशाह का नाम लेकर कहना, पेड़ तुरंत ही आएगा। बीरबल की बात को बूढ़ा नहीं टाल सका और पेड़ के निकट जाने को तैयार हो गया। अशर्फियां हजम करने वाला मित्र वहीं बैठा रहा। जब बूढ़े को गए कुछ देर हो गई तो बीरबल ने एकाएक युवक से पूछा, क्या बूढ़ा अब तक उस पेड़ के पास पहुंच गया होगा? युवक ने अधिकारपूर्वक जवाब दिया, अभी नहीं, क्योंकि वहां जाने का मार्ग बहुत कंकरीली थरीली धरती तथा झाड़ियों से युक्त है, इसलिए देर हो जाना स्वाभाविक है। यह सुनकर बीरबल समझ गया कि अवश्य ही इसके पास अशर्फियां हैं। फिर भी बीरबल अपनी पुस्तक के पृष्ठ बराबर पलटते रहे। कुछ देर बाद बूढ़ा वापस आया, उसके मुख पर निराशा छाई हुई थी। आते ही उसने बीरबल से विनती की, दीवान साहब, मैंने उस पेड़ से आपका, यहाँ तक कि अकबर बादशाह का नाम लेकर कई बार प्रार्थना की कि चल मेरी गवाही दे, लेकिन वह अपनी जगह से हिला तक नहीं और न ही उसने कोई जवाब दिया। तब बीरबल ने बूढ़े को बताया,
जैसे ही तुम उसके पास पहुंचे, अपनी प्रार्थना उसे सुनाई तथा मेरा नाम उसे बताया, वैसे ही वह यहाँ आ गया और मुझे सारा हाल बता गया। युवक, जो शुरू से अंत तक उन्हीं के पास बैठा था, आश्चर्य से पूछ बैठा, महाराज, पेड़ यहाँ कब आया था? यदि आता तो मैं भी देखता। बीरबल बोले, यह तो निश्चय ही है कि उस पेड़ के पास तुमने इस बूढ़े सज्जन से अशर्फियां ली हैं, क्योंकि ऐसा न होता तो तुम कैसे स्वीकार कर लेते कि पेड़ अभी दूर है, रास्ता भी ठीक नहीं है। इन सब बातों से स्पष्ट है कि अवश्य ही तुम उस पेड़ से परिचित थे और वह स्थान तुम्हें मालूम था। यदि ऐसा नहीं होता तो तुम उसी वक्त आश्चर्य से कहते, कौन सा पेड़, तुमने जरूर अशर्फियां ली हैं। यदि तुम भले आदमी हो तो अब ठीक ठीक बता दो, अन्यथा तुम्हारे साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो चोरी करने वाले के साथ होता है। युवक मित्र ने अशर्फियों का लेना स्वीकार कर लिया। बीरबल की आज्ञा से युवक ने अशर्फियां बूढ़े को वापस दे दी। इसके बाद बीरबल ने युवक को शासन विधान के अनुसार दंड दिया। एक दिन अकबर के दरबार में मौसम पर चर्चा होने लगी। बादशाह इस चर्चा में स्वयं रुचि ले रहे थे, इसलिए दरबारी उसमें जी जान से लगे हुए थे। किसी ने गर्मी के मौसम को सबसे अच्छा बताया तो किसी ने सर्दी की शान में कसीदे पढ़े। किसी को बरसात के उमड़ते घुमड़ते गदराए बादलों का सौंदर्य स्मरण हो आया। चर्चा में सभी दरबारी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। अकबर ने गौर किया कि बीरबल इस चर्चा में भाग नहीं ले रहा है, तो उसने बीरबल को उकसाया। क्या बात है बीरबल, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो? तुम भी तो बताओ कि कौन सा मौसम सबसे प्यारा है। बीरबल मानो इस उकसावे का इंतजार ही कर रहा था। उसने कहा, जहांपना, मेरे विद्वान साथियों ने मौसम के बारे में इतनी विद्वत्तापूर्ण जानकारियां दी हैं कि मुझ नाचीज का बोलना या न बोलना दोनों बराबर है। लेकिन आपका हुक्म है तो मैं बोलूंगा ही। मेरी दृष्टि में हर मौसम का अपना अपना महत्व है। एक है, इस कारण ही दूसरा है। अब गर्मी की ही बात लें तो गर्मी में जितने तरह के फूल और फल देखने को मिलते हैं, क्या किसी अन्य मौसम में उस तरह के फूल और फल का वजूद दिखाई पड़ता है? तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, नारंगी, संतरा, किन्नू, सपाटू, आम, लीची और ऐसे ही न जाने कितने फल जो रूह को ताजगी और सुकून से भर देते हैं। आग बरसाने वाले सूरज की तपिश से इंसान जब बेचैन होता है, तब ये फल उन्हें तपिश से राहत दिलाने का काम करते हैं। गर्मी में नदी नाले का पानी भाप बनकर उड़ जाता है और बादल बन जाता है। इसलिए ही गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। इस मौसम में वही बादल बरसते हैं जो गर्मी में पानी के भाप बन जाने से बने थे। वही पानी की आसमानी बूंदें धरती के रग-रग की प्यास हर लेती हैं। धरती उर्वर बनती है। धरती के जरेंजरे में पानी के संचार से मौसम की तपिश मिट जाती है और वातावरण सर्द होने लगता है। इस तरह बरसात के बाद जाड़े का आगमन होता है। इन तीनों मौसम में अपने अपने ढंग का अलग अलग आनंद है, जिसकी एक दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती। हाँ, इन तीनों मौसम में एक बात जो समान है, वह बात यह है कि यदि आदमी के पास पैसा है तो इन तीनों मौसमों का लुत्फ उठाया जा सकता है। पैसा है तो खस की गीली चटाई और खस के मोटे पर्दों का इस्तेमाल करके गर्मी में जो राहत मिलती है, उसका तजुर्बा किसी गरीब ने शायद ही किया हो। गर्मी के मौसम में ठंडाई और शरबत का जायका भी गरीबों से दूर है। बरसात में पक्की छतों के नीचे बैठकर चिलमन से झांककर आसमानी फुहारों का आनंद किसी झोंपड़ी में रहने वाले को नहीं मिलता। वह तो अपनी टपकती छप्पर को ही दुरुस्त करने में अपना वक्त लगाता है। जाड़े का आनंद भी वही उठा पाता है जिसके पास अपने कमरों में अला जलाकर उन्हें गर्म रखने की कुव्वत है, या जिनके पास गर्म कपड़े हैं। तोशक, तकिया और रजाई आदि का इस्तेमाल करने की औकात रखने वालों की
मौत कभी पाला मार जाने के कारण नहीं होती। लू की चपेट में आकर कोई मातबर आदमी आज तक नहीं मरा और न ही बाढ़ के पानी की चपेट में आकर कोई महल ही बहा है। इसलिए जहांपना, मेरी समझ यही है कि जब जेब में पैसे हैं तो हर मौसम हसीन है, और जब पैसे नहीं हैं तब हर मौसम दुख देने वाला है। अकबर को बीरबल की बातें अधिक पसंद आईं क्योंकि उसने अपने व्यावहारिक तर्कों का इस्तेमाल करके हर मौसम की सुखद और दुखद पहलुओं की जानकारी दी थी। अकबर ने अपने अन्य दरबारियों से कहा, आज फिर बीरबल ने किताबी जानकारी से अलग व्यावहारिक धरातल की सच्चाइयों का सहारा लेकर यह बताया है कि बिना विद्वान बने भी विद्वत्ता की बात की जा सकती है। एक बार अकबर अपने मुहल्के दरबारी बीरबल को साथ लेकर पड़ोसी राज्य की यात्रा पर निकल गए। दोनों का वेश बदला हुआ था और दोनों ने अपना वास्तविक परिचय गुप्त रखा था। अपने शासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए उन दिनों बादशाह और राजा महाराजा इस तरह की यात्राएं किया करते थे। दूसरे राज्य में पहुंचकर अकबर और बीरबल ने एक सराय में ठहरकर विश्राम किया और शाम होने पर नगर भ्रमण के लिए निकले। एक स्थान पर अकबर ने एक कुत्ते को जलकर काली पड़ चुकी एक रोटी को चबाते देखा। अचानक अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उसने रोटी चबाते कुत्ते की ओर इशारा करते हुए बीरबल से कहा, बीरबल देखो, कुत्ता काली को चबा रहा है। काली बीरबल की माँ का नाम था। अकबर इस बात को भली प्रकार जानते थे, फिर भी उनके मुंह से इस तरह की बात सुनकर बीरबल को थोड़ी झेंप हुई। उसे कतई भरोसा नहीं था कि कोई बादशाह कभी अपनी मौज में आकर ऐसी बातें भी कर सकता है जो मर्यादित न हो। अकबर की बातें सुनकर बीरबल ने अपने मनोभावों को अपने नियंत्रण में रखा, उन्हें प्रकट नहीं होने दिया और बहुत सहज स्वर में प्रत्युत्तर दिया, कुत्ते के लिए वही नियामत है। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर बिगड़ गए और बोले, बीरबल, तुम जानते हो नियामत मेरी माँ का नाम है, फिर भी तुमने उसे कुत्ते की रोटी से जोड़कर बताया। क्या तुम्हें ऐसा करना चाहिए था? जहांपना, आप मुझे गलत न समझें, मैंने उचित ही कहा है, क्योंकि रोटी काली थी, बासी थी, खराब हो चुकी थी, लेकिन भूख मिटाने के लिए वही उस कुत्ते के पास थी, इसलिए उसके लिए वही नियामत थी। मैंने इसी भाव में अपनी बात कही, जबकि आपने तो यह जानते हुए कि मेरी माता का नाम काली है, जानबूझकर खराब हो चुकी रोटी से मेरी माँ का नाम जोड़ा। बीरबल के इस उलाहने को सुनकर अकबर खामोश हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल की माँ का उन्होंने जिस तरह नाम लेकर उसे छेड़ा, बीरबल ने ठीक उसी शैली में उसका जवाब दे दिया है। यह नहले पर दहला जड़ने जैसी बात थी। अकबर बातों ही बातों में हुनर सीखने में माहिर थे। कई बार उनके उलझन भरे सवाल उनकी निजी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हुआ करते थे। एक बार बादशाह के मन में द्व्यर्थी संवादों के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई। वह ऐसे संवादों की तलाश में रहने लगे जो एक समय में कई अर्थ ध्वनित करते हैं। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दो विविध प्रश्नों का एक ही उत्तर हो तो बहुत मजा आएगा, है न? बीरबल ने कहा, दो प्रश्नों का एक उत्तर कुछ मामलों में कौतुक उत्पन्न करता है, मैं भी मानता हूँ। कभी कभी यह मजेदार भी होता है। मुझे दो सवाल ऐसे बताओ जिसका उत्तर एक ही हो, अकबर ने बीरबल से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद बीरबल ने कहा, जहांपना, शाम को हम जब टहल रहे होंगे उस समय मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। शाम को अकबर बीरबल के साथ टहलने निकले। उन्होंने बीरबल को याद दिलाया कि एक उत्तर वाले दो सवाल वह उन्हें बताने वाला था। ठीक उसी समय एक प्यासा त्रिपुंडधारी ब्राह्मण प्याऊ के पास से निराश लौटता दिखा। प्याऊ में पानी के घड़े तो थे, लेकिन ऐसा कोई पात्र नहीं था जिससे ब्राह्मण पानी निकालकर पीता। प्याऊ से थोड़ी दूरी पर एक गधा गर्दन झुकाए खड़ा था। यह दृश्य देखकर बीरबल के मन में अकबर के प्रश्न का समाधान सूझ गया। उसने कहा, जहांपना,
प्याऊ के पास से लौटते ब्राह्मण को देखकर सवाल पैदा होता है कि ब्राह्मण प्यासा क्यों? और प्याऊ से थोड़ी दूरी पर मुंह लटकाए गधे को देखकर सवाल पनपता है कि गधा उदास क्यों? हाँ, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मौजू हैं, अकबर ने कहा। और जहांपना, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक ही है, लौटाना था। बीरबल की बातें सुनकर अकबर अचानक चौंक से गए। अरे हाँ, तुम ठीक कहते हो। गधे लोट लोट कर अपनी थकान मिटाते हैं और लोटा के बिना ब्राह्मण पानी नहीं पी पाया। बीरबल के इस सप्रमाण उत्तर से अकबर बहुत खुश हुए। एक बार अकबर भरे दरबार में बैठे थे। अकबर के मन में अचानक एक विचार आया और उन्होंने दरबारियों से एक सवाल पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी हथेली पर बाल क्यों नहीं हैं? जहांपना, हथेली पर बाल होते ही नहीं हैं, सभी दरबारियों ने एक स्वर में कहा और गर्व से फूल गए कि उन्होंने बादशाह के सवाल का तुरंत जवाब दिया। मगर अकबर बादशाह को आज इस सीधे सादे उत्तर से क्या संतोष होना था। उन्होंने फिर पूछा, क्यों नहीं होते? सब दरबारी चुप। क्या जवाब दें? जब हथेली पर बाल नहीं होते तो नहीं होते, ये तो कुदरती बात है। उन्हें चुप देखकर बादशाह ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या ख्याल है? बीरबल ने कहा, जहांपना, आप रोज रोज अनेक गरीबों को दान देते हैं, जिससे आपकी हथेली लगातार घिसती रहती है, इसलिए इस पर बाल नहीं उग पाते। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह खुश हो गए, मगर तुरंत ही उन्होंने पूछा, माना कि दान देते रहने से हमारी हथेली में बाल नहीं उग पाते, लेकिन तुम्हारी हथेली में बाल क्यों नहीं हैं? जहांपना, आप रोज रोज मुझे ढेरों उपहार देते रहते हैं, उन उपहारों को लेते लेते मेरी हथेली भी तो घिसती है, इसलिए मेरी हथेली में भी बाल नहीं उगे। अकबर ने सोचा, बीरबल तो बहुत चतुर निकला, लेकिन आज वह बीरबल की पूरी परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए फिर पूछा, तुम्हारी और मेरी हथेलियां तो घिसती रहती हैं, लेकिन हमारे अन्य दरबारियों की हथेलियों में भी बाल नहीं उगे, इसका क्या कारण है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, यह तो बिल्कुल सरल बात है, आलमपना। आप मुझे प्रतिदिन उपहार देते रहते हैं, इससे दरबारियों को भारी जलन होती है और ये हमेशा हाथ मलते रहते हैं। यदि हथेलियां लगातार घिसती रहें तो उन पर बाल कैसे उगेंगे? यह सुनकर अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बीरबल से जलने वाले दरबारी और अधिक जल उठे। रामदास का एक व्यापारी मित्र मोतीचंद था। उन दोनों में काफी गहरी मित्रता थी। एक दिन मोतीचंद को सपरिवार यात्रा पर किसी दूसरे शहर जाना पड़ा। उसने अपना सारा सामान रामदास के हवाले कर दिया और बेफिक्र होकर चला गया। यात्रा लंबी थी, इसलिए मोतीचंद को अपने शहर लौटने में 3 वर्ष लग गए। घर आकर उसने देखा कि वाड़ खुले पड़े हैं तथा उसके घर का सारा सामान गायब है। यह देख उसने समझा कि उसके घर का सारा सामान रामदास अपने घर ले गया होगा। मोतीचंद रामदास के घर गया और उसका हाल पूछा। रामदास ने उसको कोई खास सम्मान नहीं दिया। फिर मोतीचंद ने उससे अपना मालसबाब मांगा। इस पर रामदास ने कहा, तुम मेरे यहाँ कौन सा मालसबाब रख गए थे जिसे अब मांगने आए हो? जिसके यहाँ रखा हो उससे जाकर मांगो। रामदास की यह उल्टी बात सुन मोतीचंद सिटपिटाकर बोला, मैंने अपना सारा सामान तुम्हें सौंपा था, इसलिए तुमसे मांगने आया हूँ। मजाक छोड़कर मेरा सामान जल्दी दे दो। तुमने मुझे कुछ नहीं दिया था। चुपचाप चले जाओ, नहीं तो धक्के देकर निकाल दिया जाएगा। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, रामदास ने उत्तेजित स्वर में कहा। यह सुनकर मोतीचंद हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर तक सोच विचार करने के बाद उसने कहा, रामदास, तुम्हें जिगरी दोस्त समझकर मैंने अपना माल सौंपा था, जिसका तुम यह फल दे रहे हो।
तुम तो बड़े भले आदमी थे, तुम्हें यह क्या सूझी? जानबूझकर विश्वासघात का पाप अपने सिर क्यों लेते हो? ईश्वर के यहाँ तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। अथ उचित यही होगा कि तुम मेरी सारी अमानत मुझे लौटा दो। मोतीचंद की बात सुनकर रामदास गुस्से से लाल पीला होने लगा। वह लड़ने मरने तक को तैयार हो गया। अथ मोतीचंद ने अधिक देर ठहरना उचित नहीं समझा और वहां से चल दिया। उसके पास न तो रामदास के हाथ की लिखी रसीद थी और न कोई गवाह। बिना किसी प्रमाण के अदालत में मुकदमा दायर करने से भी कुछ नहीं मिल सकता था। इस प्रकार वह चिंता करता हुआ अपने घर पहुंचा। उसकी बीरबल से बहुत मित्रता थी। इस विषय में उसने बीरबल से सलाह लेने का विचार किया। दूसरे दिन वह बीरबल के पास पहुंच सारा हाल कह सुनाया तथा उससे इस विषय में सहायता मांगी। 4 दिन बाद आना, मैं युक्ति बताऊंगा, बीरबल ने उसे सांत्वना दी। 3 दिन बाद बीरबल ने रामदास को बुलाया। रामदास बहुत घबराया। उसने समझा शायद मोतीचंद के कहने से बुलाया गया है। वह हिम्मत बांधकर दरबार की ओर चल पड़ा कि मोतीचंद के पास रसीद तो है नहीं, आथ वह कर ही क्या सकता है। इस तरह सोचता हुआ रामदास बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे आदर के साथ बैठाया और उसके साथ ऐसे ढंग से बातें करना शुरू किया जिससे उसे यह मालूम न हो सके कि मोतीचंद के विषय में उसे मालूम है। बातचीत करते करते बीरबल ने कहा, अरे भाई रामदास, तुम्हारा मेरा कितने दिनों से प्रेम है। अब ईश्वर की कृपा से उसे प्रकट करने का अवसर आया है। छोटे छोटे अभियोगों का फैसला करने के लिए एक नया न्यायालय खोलने की अकबर बादशाह ने आज्ञा दी है। उस न्यायालय के लिए तुम्हें न्यायाधीश बनाने का विचार है। तुम्हारी इच्छा जानने के लिए इस समय मैंने तुम्हें बुलाया है। यदि वह कार्य तुमसे हो सकता हो तो विचार करके मुझे जवाब दो। यह बात सुनकर रामदास के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसके मन में आनंद की लहर उठने लगी। उसने खुश होकर कहा, दीवान साहब, इस काम के लिए आप मुझे योग्य समझ रहे हैं। यह मेरे लिए सम्मान व गौरव की बात है। इसमें सोचना क्या है? अच्छा, अब मैं मौका देखकर अकबर बादशाह से तुम्हारे बारे में कहूंगा, बीरबल ने कहा। यह सुनकर रामदास वहां से चला आया। रास्ते में उसके मन में अनेक प्रकार के विचार उठते रहे। वह खुशी से आनंदित होता हुआ घर पहुंचा। इधर बीरबल ने उसके जाने के बाद मोतीचंद को बुलाकर कहा कि वह रामदास के यहाँ जाकर एक बार फिर अपनी धन संपत्ति वापस देने को कहे। बीरबल के कहने पर मोतीचंद प्रातःकाल रामदास के पास गया और अपनी धन संपत्ति वापस करने की फिर प्रार्थना की। रामदास ने पहले की तरह ही कहा, तुम्हारा मेरे पास है क्या जो तुम बार बार मांगते हो? यह सुनकर मोतीचंद बोला, भाई रामदास, जब तुम किसी प्रकार से नहीं समझ रहे हो तो मुझे अब हारकर दीवान जी से इसकी शिकायत करनी पड़ेगी। बीरबल से शिकायत करने की बात सुनते ही रामदास के होश उड़ गए। उसने सोचा, बीरबल मुझको न्यायाधीश के पद पर नियुक्त करने वाला है। यदि ऐसे समय में यह जाकर शिकायत करेगा तो मेरी बहुत हानि होगी। आथ इसकी धन संपत्ति दे देनी चाहिए जिससे बीरबल को कुछ खबर ही न हो। न्यायाधीश का पद पाने पर ऐसी जाने कितनी दौलत मेरे पास अपने आप आ जाएगी। यह सोचकर उसने कहा, भाई मोतीचंद, मैं तो अब तक तुझसे हंसी कर रहा था। मैं यह देख रहा था कि तुझ में कितनी हिम्मत है। लो, अपनी अमानत ले जाओ। यदि तुम आज न आते तो कल मैं स्वयं तुम्हारे घर आता। ऐसा कहकर उसने मोतीचंद का सब माल असबाब लौटा दिया। मोतीचंद खुशी खुशी अपने घर गया। सायंकाल जब बीरबल दरबार से अपने घर आए तो मोतीचंद ने उनको धन्यवाद दिया। इधर रामदास बीरबल की ओर से बुलावा आने की बात देखता रहा, पर 10-12 दिन तक जब कुछ खबर नहीं मिली तो वह स्वयं बीरबल के पास गया और स्वयं घुमा फिराकर बात छेड़ दी। बीरबल ने कहा, न्यायाधीश का पद ईमानदार मनुष्य को मिलता है,
किसी की अमानत में खयानत करने वाले को नहीं। जाओ, अब मेरे पास कभी मत आना। यह सुनकर रामदास अपना सा मुंह लेकर चला गया। उसको उसकी धृष्टता का फल मिल गया था। जब यह खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची तो बीरबल के न्याय से वह बहुत खुश हुए। एक बार अकबर और बीरबल शिकार के लिए गए। शिकार की तलाश में घूमते घूमते वे जंगल में बहुत दूर निकल गए। उस दिन उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। दोनों बहुत थक गए थे। वे एक झरने के पास रुक गए। दोनों ने झरने में हाथ पैर धोए, घोड़ों को पानी पिलाया और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए। थोड़ी देर बाद ही बादशाह को भूख का एहसास होने लगा, मगर खाने पीने का कुछ भी सामान उनके पास नहीं था। बादशाह यह भी नहीं चाहते थे कि बीरबल को उनकी भूख का पता चले। आखिर वह क्या सोचेगा। अतः उन्होंने फैसला किया कि भूख की बात बीरबल को नहीं बताएंगे। इसी प्रकार शाम हो गई थी। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा, इसलिए दोनों घर लौटने को तैयार हुए। मगर भूख के मारे अकबर का बुरा हाल हो गया। उनका पेट कमर से जा लगा, शरीर में उठने तक की ताकत न रही। तब मजबूर होकर उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे भूख लगी है। तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ हो तो दो। जहां पना, खाने के नाम पर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। हाँ, घोड़े के लिए थोड़े चने जरूर। हमें वही दे दो बीरबल, हमसे भूख सहन नहीं हो रही। बीरबल अपने घोड़े की जीन में से चने की पोटली ले आए। अकबर वह सारे चने खा गए। चने खाने के बाद दोनों अपने अपने घोड़ों पर चढ़ने लगे। बीरबल ने जैसे ही अपने घोड़े की रकाब में पैर रखा, घोड़ा हिनहिनाने लगा। बीरबल के घोड़े को बिना किसी कारण हिनहिनाता देखकर अकबर को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारा घोड़ा क्यों हिनहिना रहा है? बीरबल को अकबर से मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, हुजूर, मेरे घोड़े की खुराक आपने खाई है, इसलिए घोड़ा मुझसे पूछ रहा है, अब तुम किस पर सवारी करोगे, मुझ पर या बादशाह पर? बादशाह को चने खाना भारी पड़ गया। बीरबल के मजाकिया स्वभाव को बादशाह जानते थे, इसलिए वह बीरबल को हल्के से थपथपाकर हंस पड़े। फिर दोनों घोड़े दौड़ाते हुए आगे बढ़ गए। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, संसार में आंखों वाले ज्यादा हैं या अंधे? बीरबल ने कहा, हुजूर, आंख वालों की अपेक्षा अंधे अधिक है। अकबर बादशाह ने पूछा, यह कैसे कह सकते हो तुम? किसी दिन आपको दिखा दूंगा, बीरबल ने कहा। तीसरे दिन बीरबल एक व्यक्ति को साथ लेकर बाजार में जा बैठे और जूते गांठने लगे। इतने में ही अकबर बादशाह की सवारी उधर से गुजरी। वहां बीरबल को जूते गांठते देखकर उन्होंने पूछा, बीरबल, यह आप क्या कर रहे हैं? यह सुनते ही बीरबल ने अपने पास बैठे व्यक्ति से कहा, अंधे मनुष्यों की नामावली में सबसे पहले अकबर बादशाह का नाम लिखो। उस व्यक्ति ने बीरबल की इजाजत से अकबर बादशाह का नाम लिख दिया। उसके पश्चात धीरे धीरे बहुत से अमीर उमराव आए। उनमें से जिसने भी यह पूछा कि आप क्या कर रहे हैं, उसका नाम अंधों की नामावली में लिखा गया, और जिसने यह पूछा कि आप जूते क्यों गांठ रहे हैं, उसका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। इस प्रकार कुछ ही देर में बहुत से मनुष्यों के नाम लिख लिए गए। उन नामों को जब जोड़ा गया तो मालूम हुआ कि अंधों की संख्या अधिक और आंख वालों की संख्या कम है। बीरबल ने यह नामावली अकबर बादशाह को दिखाई। अकबर बादशाह ने जब अंधों की नामावली में सबसे ऊपर अपना नाम देखा तो पूछा, अंधों की नामावली में मेरा नाम लिखने का क्या कारण है? बीरबल ने कहा, जिस समय आपकी सवारी मेरे सामने से होकर निकली, आपने मुझे जूते गांठते हुए देखकर भी अंधों की भांति सवाल किया कि आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए आपका नाम अंधों की नामावली में सबसे पहले लिखा गया है, और आपकी तरह जिन्होंने सवाल किया, उनका नाम भी अंधों की नामावली में लिख दिया गया।
जिन्होंने यह सवाल किया कि आप जूता क्यों गांठ रहे हैं, उनका नाम आंख वालों की नामावली में लिखा गया। बादशाह अकबर शर्म से पानी पानी हो गए क्योंकि अंधों की सूची आंख वालों से काफी लंबी थी। पी व्यक्ति को जिस इंसान से प्यार या लगाव होता है, वह उससे कभी कभी खफा भी हो जाता है। एक दिन बादशाह अकबर ने खफा होकर बीरबल को नगर से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। मगर बीरबल हर हाल में खुश रहने वाले थे। वह नगर से बाहर किसी गांव में जा बसे। अज्ञातवास करते करते महीनों गुजर गए। न बादशाह ने उन्हें बुलाया और न ही वह आए। समय समय पर बादशाह बीरबल को याद करके चिंता करते, पर बीरबल का कोई अतापता न मालूम होने से वह लाचार थे। जब किसी प्रकार बीरबल का पता नहीं चला तो बादशाह ने उन्हें ढूंढने के लिए बहुत से कर्मचारियों को भेजा। वह भी बीरबल को खोजने में कामयाब नहीं हो सके। आखिरकार बादशाह ने बीरबल को ढूंढने की नई तरकीब निकाली। उन्होंने शहर के चप्पे चप्पे पर ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो शख्स आधी दूर धूप आधी दूर छाया में हमारे पास आएगा, उसे 1000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। बहुत से लोगों ने इनाम पाने की कोशिश की, पर किसी के दिमाग में आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आने की युक्ति नहीं सूझी। इस प्रकार यह बात फैलते फैलते बीरबल के कानों तक पहुंची। वह अपने पड़ोस के एक बढ़ी को बुलाकर बोले, तुम एक चारपाई अपने सिर पर रखकर बादशाह के पास जाओ और उनसे कहो कि मैं आधी दूर धूप आधी दूर छाया में होकर आपके पास आया हूँ, इसलिए मुझे इनाम मिलना चाहिए। बढ़ी बीरबल की बात मान एक चारपाई सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, मैं आधी दूर धूप और आधी दूर छाया में होकर आया हूँ। मुझे इनाम के 1000 रुपए मिलने चाहिए। बादशाह ने उससे पूछा, सच सच बताओ, तुम्हें इस प्रकार आने की सलाह किसने दी? बादशाह सलामत, कुछ दिनों पूर्व एक पंडित हमारे गांव में आ बसा है। लोग उसे बीरबल के नाम से पुकारते हैं। उसी के कहने पर मैंने यह कार्य किया है, बढ़ी ने भोलेपन से कहा। बढ़ी के मुख से बीरबल का नाम सुनकर बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने खजांची से बढ़ी को 1000 रुपए इनाम के रूप में देने का आदेश दिया। फिर बढ़ी के साथ अपने 2 खास कर्मचारियों को बीरबल को लाने के लिए भेज दिया। इस प्रकार बीरबल बादशाह के पास दोबारा पहुंच गए। अकबर अपने समय में प्रतापी सम्राट के रूप में जाने जाते थे। उनके दरबार में बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी के कारण उनका चहेता बन गया था। कोई भी उलझन की बात आती तो अकबर को एक ही नाम की याद आती, बीरबल। बीरबल भी अकबर के इस व्यवहार और विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करता रहता था। दरबार के बाद अकबर उसे प्रायः रोक लेते। उनके बीच बादशाह और दरबारी का ही रिश्ता नहीं था, बल्कि एक ऐसे दोस्त जैसा संबंध था जिससे मन की हर बात की जा सके। कोई गोपनीयता बरतने की आवश्यकता ही नहीं हो। एक दिन दरबार से निकलते समय अकबर ने बीरबल को अपने साथ महल में चलने के लिए कहा। ऐसा प्रायः होता था। बादशाह बीरबल को साथ लेकर महल में चले जाते और महल की छत से राजमहल के चतुर्दिक फैली प्राकृतिक सुषमा को निहारते रहते। दोनों के बीच इधर उधर की हल्की फुल्की बातें भी होती रहती। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। अकबर अपने साथ बीरबल को महल की छत पर लेकर चले गए। वहां से यमुना की कल्लोल करती धारा देखने में मग्न हो गए। बीरबल उनके साथ था, इसलिए बीच बीच में उनके बीच बातें भी होती रहीं। अचानक अकबर ने कहा, बीरबल, हमारी सल्तनत में तरह तरह के लोग रहते हैं। कोई हिंदू है तो कोई मुसलमान, कोई खेती करने वाला तो कोई कपड़े बुनने वाला, कोई फलों का व्यापारी है तो कोई जवाहरात का, कोई मवेशी बेचता है तो कोई मांस बेचता है।
इन तरह तरह के लोगों को देखकर कई बार मेरे मन में यह सवाल पैदा होता है कि इतने तरह के लोगों में सबसे चालाक किस्म के लोग कौन हैं, जो बिना पकड़ में आए अपना मतलब साध लेते हों और दूसरे को लगता हो कि उसने जो किया वह उचित ही था। इस विविधता भरे समाज में क्या सचमुच ऐसी कोई जाति, ऐसी कौम है? हाँ, है जहाँपना। बिल्कुल है। वह जाति है बनियों की, जो आपको बिना एहसास कराए अपना मतलब निकालती रहती है और आपको लगता है कि उसने जो किया और कहा वह उचित ही था। बीरबल ने कहा, अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आदमी आपसे चालाकी बरत रहा हो और आप समझें कि वह जो कर रहा है उसमें अनुचित कुछ भी नहीं है? अकबर ने प्रतिप्रश्न किया। अकबर के संशय को सुनकर बीरबल मुस्कुराया और बोला, जहाँपना, मेरी बात आपको सहजता से समझ में नहीं आएगी। बनिया व्यावहारिक जगत का मानव है। उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति को उसके व्यवहार से ही समझा जा सकता है। आप यदि मुझे इजाजत दें तो मैं बनियों की चालाकी आपको दिखा सकता हूं और महसूस भी करा सकता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मेरी तरफ से तुम्हें छूट है कि बनियों की चालाकी मुझे दिखाने के लिए तुम जो चाहो करो। मुझसे जो सुविधा चाहो वह तुम्हें मिल जाएगी, अकबर ने कहा। बीरबल ने थोड़ी देर तक विचार करने के बाद अकबर से कहा, जहाँपना, आप पूरे राज्य में मुनादी करा दें कि हर क्षेत्र से बनियों का एक एक प्रतिनिधि पूनम की रात तक चुन लिया जाए और चुने गए तमाम प्रतिनिधि पूनम की रात को शहंशाह अकबर द्वारा आयोजित एक विशेष सभा में अनिवार्य रूप से भाग लें। दूसरे दिन ही पूरे राज्य में मुनादी करवा दी गई। अकबर ने खुद इस बात की तस्दीक की कि राज्य के हर कोने में मुनादी हो चुकी है। दूसरी तरफ बादशाह द्वारा कराई गई मुनादी के कारण राज्य भर के बनियों में खलबली सी मच गई। हर ओर संशय व्याप गया। सभी बनियों में एक ही चर्चा बादशाह की इस मुनादी का कारण क्या है। आखिर केवल बनियों के साथ बादशाह बैठक क्यों करना चाहते हैं? वतन में तो बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारे पेशेवर हैं, फिर केवल बनियों को ही अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए क्यों कहा गया? बादशाह का दरबार तो दिन में लगता है, यह रात में खास दरबार लगाने की बादशाह को क्यों सूझी? उस समय आलम यह हो गया कि बनियों के बीच हर जगह ऐसे ही सवालों पर चर्चा होने लगी। जगह जगह पर बनियों की गुप्त बैठकें होने लगीं। किसी ने इस मुनादी में बनियों की भलाई देखी तो किसी ने इसमें किसी विपदा का संकेत पाया। अंततः बनियों में मान्य एक बुजुर्ग ने सलाह दी कि इस तरह की मगजपच्ची से कोई फायदा नहीं है। हर क्षेत्र से एक एक चतुर बनिए का चयन अपने प्रतिनिधि के रूप में कर लिया जाए और पूनम की रात को बादशाह के दरबार में वह प्रतिनिधि हाजिरी दे दे। मुनादी का अक्षरशः पालन किया जाए। अपनी तरफ से न कुछ जोड़ा जाए और न कुछ घटाया जाए। तय यह भी हुआ कि बादशाह के दरबार में जो प्रतिनिधि जाए वह वहां भी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले। दरबार की हाँ में हाँ मिलाने की स्थिति हो तो मिलाए, वरना चुप ही रहे। देखते ही देखते बनियों में आपसी समझ विकसित हो गई। हर क्षेत्र से एक एक बनिया प्रतिनिधि चुन लिया गया। पूनम की रात भी आ गई। अकबर का दरबार लगा। दरबार में बनियों के प्रतिनिधियों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। बीरबल को छोड़कर उस दरबार में अन्य किसी भी दरबारी को नहीं बुलाया गया था। अकबर अपने तख्त पर आसीन थे। बनियों के सारे प्रतिनिधि आ चुके थे। बीरबल ने सबसे अंत में एक थाल में उड़द लेकर दरबार में प्रवेश किया। बीरबल वह थाल बारी बारी से बनियों के प्रतिनिधियों को दिखाता हुआ बादशाह के पास पहुंचा और थाल बादशाह अकबर के सामने रखकर बोला, महाप्रतापी बादशाह अकबर के दरबार में बनियों को आज विशेष इज्जत बख्शी जा रही है। अकबर की सल्तनत में यह पहला मौका है कि किसी जाति विशेष के सर्वमान्य प्रतिनिधियों को एक स्थान पर एकत्रित देखा जा रहा है। बादशाह अकबर की समझ है कि बनिया जाति के लोग ही उनके राज्य का भरण पोषण कर रहे हैं। सबकी जरूरतों की पूर्ति के लिए राज्य भर में सामानों के वितरण की व्यवस्था इस जाति के लोग जिस निष्ठा और तत्परता से करते हैं,
उसकी कोई मिसाल नहीं है। बादशाह अकबर के दरबार में सभी बनिया प्रतिनिधियों का स्वागत है। बीरबल की बातें सुनकर बनिया प्रतिनिधियों ने तालियां बजाईं और फिर एक दूसरे का कंधा दबाकर सतर्क रहने का संकेत दिया। सबसे पीछे बैठे एक बनिए ने अपने पास बैठे बनिए के कान में फुसफुसाकर कहा, सत्ता अपने चकाचौंध और चिकनी चुपड़ी बातों से ऐसे ही लोगों को फांसती है, सावधान रहना। उस बनिए ने अपने पास वाले और फिर पास वाले ने अपने पास वाले के कान में फुसफुसाकर वह पंक्ति दोहरा दी और इस तरह सभी बनियों में यह संदेश आनन फानन में प्रसारित हो गया। बीरबल ने फिर कहना शुरू किया, आप लोग यह जानने के लिए अवश्य उत्सुक होंगे कि बादशाह सलामत ने आप लोगों के लिए विशेष दरबार क्यों लगाया है, और शायद यह भी कि मैंने आप लोगों को एक थाल अनाज क्यों दिखलाया है। दरअसल बादशाह सलामत यह जानना चाहते हैं कि थाल में रखे हुए अनाज को क्या कहते हैं। आप लोग बारी बारी से आए और थाल में रखे हुए अनाज को देखकर बादशाह को उसका नाम बताएं। बनिए चकित रह गए जब बीरबल ने अपनी बात समाप्त की। आखिर थाल में कोई नायाब और अनजाना सा अनाज तो था नहीं। उड़द को दूर से देखकर ही पहचाना जा सकता है। बनियों ने फिर एक दूसरे का कंधा दबाकर एक दूसरे को सतर्क हो जाने का संकेत दिया। उनकी सतर्कता देखकर बीरबल मुस्कुरा रहा था और अकबर सोच रहे थे, अजीब बेवकूफ लोग हैं जो उड़द भी नहीं पहचानते। अभी तक तो सबके मुंह से इस थाल में भरे अनाज का नाम निकल जाना चाहिए था। इन बेवकूफों को बीरबल हमारी सल्तनत की सबसे तेज दिमाग जाति बता रहा था। बनिए बारी बारी से उठने लगे। एक बनिया थाल के पास गया और बादशाह से बोला, जहांपना, देखा तो है पहले भी इस अनाज को, मगर इसका नाम मुझे याद नहीं। दूसरे बनिए ने कहा, मूंग जैसा लगता है पर मूंग नहीं है। तीसरे ने कहा, यह अनाज तो दहलन है, दाल बनाने के काम आता है। उत्तर के किसान इसे उगाते हैं, मगर नाम मुझे मालूम नहीं। चौथे ने कहा, पहचानता तो हूँ मगर नाम भूल गया। इस तरह सारे बनिए उड़द देखकर लौट आए, मगर किसी ने नहीं कहा कि वह उड़द है। अकबर यह माजरा देखकर चकित हो गए और आवेश में कहा, अरे बेवकूफो, तुम लोग उड़द भी नहीं पहचानते। दो चार बनियों ने संवेद स्वर से कहा, जी हाँ जहांपना, वही है वही है। बीरबल ने तुरंत पूछा, वही है भी है, क्या कह रहे हो? इस अनाज का नाम बताओ। बनियों ने संवेद स्वरों में कहा, अभी अभी आलम पनाह ने जो कहा भी नाम है। अकबर उस समय तक ऊब चुके थे। उन्होंने सबको डपटते हुए कहा, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से, जो उड़द भी नहीं पहचानते उनसे बात करने से फायदा ही क्या। बनियों ने जब अकबर का फरमान सुना तो उनकी जान में जान आई और वे वहां से अपने अपने घरों की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम अब भी समझते हो कि बनिए चालाक होते हैं? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जी हाँ जहांपना, आपने देखा किसी भी बनिए ने उड़द की पहचान नहीं की। उड़द कोई ऐसा अनाज नहीं जिसे ये लोग नहीं पहचानते थे। दरअसल उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उड़द की पहचान के लिए बादशाह ने इतनी आडंबरपूर्ण तैयारी क्यों करवाई, और उन्हें संदेह था कि बिना बादशाह की मंशा जाने उड़द की पहचान करने से लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए वे आपस में एकमत हो गए थे कि कोई भी व्यक्ति उड़द को उड़द नहीं कहेगा, और अंत तक उनकी यह सहमति बनी रही। यही चालाकी और सहमति इस जाति की ताकत है। आपने देखा होगा, जब किसी चीज की बाजार में कमी होने लगती है तब ये लोग उसकी मनमानी कीमत वसूलते हैं, भले ही उस पर उनकी लागत 2 पैसे भी नहीं आई हो। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, तो तुम यह कहना चाहते हो कि समय का लाभ लेने वाली जाति है बनिया? जी हाँ जहांपना, आपने ठीक समझा। इतना कहकर बीरबल हंसने लगा। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही और गलत का पता लगाना पड़ता है।
लेकिन सही और गलत के बीच आखिर कितना अंतर होता है? दूसरे दिन अकबर बादशाह ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या जवाब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम ही बताओ, सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल तपाक से बोले, 4 अंगुल का जहांपना। बादशाह चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब ही नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल समझाकर बताओ। जहांपना, आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच को दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है। जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का ही अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। एक बार बादशाह अकबर किसी बात पर अपनी बेगम पर नाराज हो गए। उन्होंने बेगम से कहा, तुम अपने पीहर चली जाओ, फिर मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। बेगम घबरा गईं। उन्होंने फौरन बीरबल को बुलवाया और उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर बीरबल ने उन्हें एक राय दी और खामोशी से दरबार में पहुंच गए। तत्पश्चात बेगम बादशाह से मिलने महल में गई। बादशाह ने उन्हें देखकर मुंह फेर लिया। बेगम ने कहा, जहांपनाह, आपको छोड़कर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर आपका हुक्म है इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मुझे तो अपना बाकी जीवन आपकी सेवा में ही बिताना था, परंतु अब क्या हो सकता है? अकबर ने उनकी ओर बिना देखे ही कहा, झूठी खुशामद मत करो। जो कुछ कहना है झटपट कहकर चली जाओ। बेगम ने कहा, देखिए अब तो मैं हमेशा के लिए अपने पीहर चली जाऊंगी। मेरी इच्छा है कि आज रात को आप मेरे महल में भोजन के लिए पधारें और मेरी एक सबसे प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले जाने की अनुमति दें। आपकी याद स्वरूप उस चीज को देखते हुए मैं अपना बाकी जीवन बिता लूंगी। बादशाह ने महल में आने और जाते समय अपनी सबसे प्यारी चीज ले जाने की इजाजत दे दी। रात को अकबर बेगम के महल में पहुंचे तो बेगम ने उन्हें मनपसंद भोजन करवाया। अंत में उन्होंने उन्हें एक पान खिलाया। पान में बेहोशी की दवा थी, इसलिए बादशाह अकबर पलंग पर लेटते ही बेहोश होकर सो गए। दूसरे दिन सुबह जब बादशाह की आंखें खुलीं तो उन्होंने आसपास देखा। सभी कुछ नया नया लगा। उन्होंने देखा कि पलंग के पास बेगम बैठी हैं। बादशाह अकबर कुछ कहते उससे पहले ही बेगम बोली, माफ करें जहांपना, मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज मुझे अपने साथ ले आने की आपने ही स्वीकृति दी थी। मेरी सबसे अधिक प्रिय चीज तो आप ही हैं, इसलिए मैं आपको लेकर अपने पीहर आ गई हूँ। बेगम की यह बात सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उनका गुस्सा पलक झपकते ही शांत हो गया और बेगम को साथ लेकर अपने राजमहल लौट आए।